C-295 हल्के और मध्यम खंड में नई पीढ़ी का सामरिक एयरलिफ्टर है। इसकी क्षमता 9 टन है और यहाँ 71 सैनिकों या 50 पैराशूटर्स को ले जा सकता है। जावकर ने 4 महीने में दूसरी बार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी माइक स्लोसेर को हराया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द फ्यूचर टीचर्स, मंजिल आपकी राह हमारी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 15 सितंबर 2023 के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें जिससे कि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना कहाँ लॉन्च की गई? ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। राज्य में मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन और डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय की नस्लों, विशेष रूप से साहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगा तीरी में सुधार करना है। यह योजना शुरुआत में राज्य के 10 संभागीय मुख्यालय में लागू की जाएगी। अब ये तो हो गया नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये योजना किस मिशन के तहत लॉन्च की गई? तो नंद बाबा मिशन के तहत लॉन्च की गई है। और कई बार स्टैटिक में क्वेश्चन आता है गाय की प्रजाति के बारे में, नस्लों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगा तीरी, ये 4 जो हैं ये गाय की नस्लें हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? इसको पटना नगर निगम ने शुरू किया है। पटना नगर निगम ने हाल ही में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की। इस योजना के तहत लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यहाँ पे जो बेस्ट है ये बेस्ट है, WAST, बेस्ट, कैश फॉर वेस्ट। अगर आप बेस्ट देंगे, कूड़ा करकट देंगे, तो आपको कैश देंगे। इस योजना के तहत लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसको महिला श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है, इसलिए इसको पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाता है। इस सुविधा में प्रतिदिन 1.5 टन गीला कचरा और 2 टन सूखा कचरा संसाधित करने की क्षमता है। पिंक MRF की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जर्मन संस्था GIZ और अन्य संगठनों के सहयोग से की गई है। इसके बाद अब लोगों को कूड़ा डालने के लिए कूड़ा गाड़ी आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो ये भारत और आर्मेनिया के बीच में। यह समझौता ज्ञापन डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या के पैमाने और कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर है। समझौता ज्ञापन पार्टियों के हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होता है या 3 साल तक लागू रहेगा। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना भी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इन्होंने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य में तालमेल बैठाना और बदलाव लाना है। स्किल इंडिया डिजिटल ने डिजिटल रूप से सत्यापित प्रमाणीकरण पेश किया है, जो कौशल और योग्यता प्रदर्शित करने का एक सुरक्षित तरीका है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी एकीकृत करता है। मतलब स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो दोनों एक रूप से एक होकर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसको जोशीत रंजन सिकीदर ने किया है। इससे पहले यह राइट्स लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक और कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत थे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम एक मिनी रत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 9 सितंबर 2011 को भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
इसकी स्थापना राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निपाह वायरस का मामला कहां सामने आया? तो ये केरल के कोझिकोड में सामने आया है। इस घातक वायरस से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 5 हो गई है। निपाह के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोझिकोड के जिलाधिकारियों ने अगले 10 दिनों के लिए सार्वजनिक समारोहों को रोकने का आदेश जारी किया है। निपाह वायरस सुअरों और चमगादड़ों के जरिए इंसानों में फैलने वाला वायरस है। यह वायरस संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने या इन जानवरों द्वारा खाए गए फल के सेवन से भी फैलता है। निपाह वायरस मरीज में 5 से 14 दिनों के भीतर अपने लक्षण दिखाने लगता है और कई बार ऐसा होता है कि इसके लक्षण नहीं भी होते हैं। जैसे कोरोना में था, कई लोगों में लक्षण नहीं होते थे लेकिन कोरोना होता था टेस्ट कराने पे, तो ऐसा निपाह वायरस के साथ भी है। इसके मुख्य लक्षण गंभीर कमजोरी, सर दर्द, सांस की तकलीफ, खांसी, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और दस्त है। संक्रमित लोगों में वायरस मस्तिष्क की सूजन या श्वसन रोगों की विशेषता वाली गंभीर बीमारी का कारण बनता है। अभी तक इसका कोई ज्ञात उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए बहुत ही घातक वायरस है। अगला क्वेश्चन है, डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। इसका उद्देश्य स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करना है। यह मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, यह भारत में रेल परिवहन को बदल देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला क्वेश्चन है, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कौन सी गैस की उपस्थिति की खोज की? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की उपस्थिति की खोज की है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक एक्सोप्लैनेट K2-18b के अध्ययन में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की खोज की। एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। K2-18b पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है। या कोल्ड ड्वार्फ तारे K2-18a की परिक्रमा करता है या पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा है। 12वीं इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम ICGF का आयोजन 13 से 14 सितंबर 2023 को कहां पर किया गया? तो ये शारजाह में किया गया। शारजाह अमीरात अरब खाड़ी के समुद्र तट पर स्थित है। इसकी थीम आज के संसाधन कल की संपत्ति थी। ये जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम का आयोजन किया गया, इसकी थीम जो थी आज के संसाधन कल की संपत्ति। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि थीम से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जितने भी नए योजनाएं लॉन्च की गई, प्रोग्राम लॉन्च किए गए या इंटरनेशनल या नेशनल डेज बनाए जाते हैं, उसकी जो थीम होती है वो विशेषकर याद रखना क्योंकि वो एग्जाम में पूछी जाती है। इस आयोजन में प्रमुख वक्ताओं के रूप में पूर्व अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो, लेखक और मोटिवेशनल गुरु रॉबिन शर्मा और भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर वंदना शिवा फोरम रहे। अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में मशहूर हैं। शारजाह का अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच नेताओं और विशेषज्ञों को सर्वोत्तम सरकारी संचार प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हिंदी किस आर्टिकल के अंदर आती है, संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ये आप कमेंट करके बताइए। सन 1953 से पूरे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और हिंदी दिवस 1953 से मनाया जा रहा है। 1953 में घोषणा की गई थी और तब से मनाया जा रहा है। हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और विश्व स्तर पर 600 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस वायु सेना को अपना पहला C-295 परिवहन विमान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है भारतीय वायुसेना को। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने स्पेन के सेविले में पहले C-295 परिवहन विमान के औपचारिक हैंडओवर समारोह में भाग लिया। अब यहां से एक चीज ये भी आ गया कि एयर चीफ मार्शल कौन है? अभी BR चौधरी। यह विमान भारतीय वायुसेना द्वारा 21,935 करोड़ की परियोजना के तहत
ऑर्डर किए गए 56 विमान में से पहला है। दूसरा C-295 मई 2024 में और उसके बाद 2024 में प्रति माह एक विमान प्रदान किए जाएंगे। मतलब इसके बाद जो दूसरा विमान प्रदान किया जाएगा वो मई 2024 में प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त ऐसे हर महीने में एक एक विमान प्रदान किए जाएंगे। ये रहा हमारा ये विमान C-295। C-295 हल्के और मध्यम खंड में नई पीढ़ी का सामरिक एयरलिफ्टर है। इसकी क्षमता 9 टन है और यहाँ 71 सैनिकों या 50 पैराशूटर्स को ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। हाल ही में वनडे में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने? ये बने रोहित शर्मा। किस देश से FIH ने ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस लिए? तो पाकिस्तान से वापस ले लिए। FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? गोपाल बागले नियुक्त किए गए हैं। गोपाल बागले 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। अब इनको ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने? ये बने कुलदीप यादव। इन्होंने अभी एशिया कप में ही ये रिकॉर्ड पूरा किया। किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। किस राज्य में स्कूल ऑफ इमिनेंस की शुरुआत की गई? पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी? भारत बनी है। और एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच में होगा, क्योंकि अभी देर रात श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी प्रदान की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए किस शहर को मेजबान के रूप में जोड़ा गया है? तो बेंगलुरु को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये हमारे शहीद कैप्टन तुषार महाजन जी। शहीद कैप्टन तुषार महाजन 9 पैरा के अधिकारी थे। उन्होंने सेना के अन्य जवानों की जान की रक्षा करते हुए एक आतंकवादी को मारने के बाद शहादत प्राप्त की। फरवरी 2016 में पुलवामा जिले में जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान भवन पर हुए आतंकी हमले में कैप्टन तुषार शहीद हो गए थे। तो इनके नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसको कोको गॉफ ने जीता है। ये कोको गॉफ हैं। इन्होंने सेरेना विलियम्स के 1999 के बाद गॉफ अमेरिका की पहली टीनेजर बनी है जो किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल की चैंपियनशिप बनी हो। भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक जीता। और भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने मैक्सिको में 2023 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में अपनी पहली उपस्थिति में रजत पदक जीता। जावकर ने 4 महीने में दूसरी बार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी माइक स्लोसेर को हराया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टीचर्स मंजिल आपकी राह हमारी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।